हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाई गरिमा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। जे बचपन से ही अपने दादा के बहुत करीब रहा था। उसके दादा मिस्टर ऑनर वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे और वो हमेशा जैक को अपने ज़िंदगी की बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनाया करते थे और ऐसे किस्से उसके साथ शेयर किया करते थे जो उनके साथ वाकई में बीते होते थे। ऐसी जंगलों की बहुत सारी कहानियाँ, कई जंगली जानवरों के हमलों की और कई लोगों को रेस्क्यू करने की कहानियाँ, और जैक इन कहानियों को बहुत ही चाव से सुनता था। वक्त बीतता गया और जैक बड़ा होता गया और एक दिन वो कॉलेज चला गया और मिस्टर ऑनर घर पर अकेले रह गए। वो अपने घर पर अकेले रहते थे। उनका बेटा भी उनके साथ ही रहता था, पर अधिकतर वक्त काम के सिलसिले में वो घर से बाहर ही होता था, इसलिए वो एक तरह से अकेले पड़ गए थे। कुछ सालों बाद उनकी तबीयत ख़राब होने लगी और वो बहुत बीमार रहने लगे। जब वो ज़रूरत से ज़्यादा ही बीमार हो गए, तब उन्होंने जेक से मिलने की इच्छा जताई और उसके बाद जेक को एक चिट्ठी लिखकर वापस बुलाया गया। जेक वापस घर आया और आते ही दादाजी के कमरे में गया और उसने कहा, ग्रैंडपा, आप कैसे हैं? जैक, तुम आ गए बेटा? हाँ ग्रैंडपा, मैं बस अभी आया हूँ। मैंने आपके बारे में सुना। क्या हुआ आपको? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, ऐसा तो लगा ही रहता है। अब मेरी उम्र हो गई है। तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है जैक। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ओह, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। मैंने कई नए दोस्त भी बनाए हैं और टीचर टीचर मेरे मेरे पढ़ाई को देखकर खुश हैं और मेरी तारीफ़ करते हैं। बहुत अच्छे। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। खैर, तुम जाकर हाथ मुँह धोकर खाना खा लो, तुम थक गए होंगे। हाँ ग्रैंडपा, पर आपने कहा था आपको मुझसे कुछ बात करनी है। हाँ, वैसे ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी, बस तुमसे मिलना चाहता था। बहुत वक्त हो गया है तुम्हें देखे और तुमसे बात किए हुए, पर मैं नहीं चाहता तुम परेशान हो जाओ। जाओ, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो और उसके बाद मेरे कमरे में आ जाना। ठीक है ग्रैंडपा, कहकर जेक वहाँ से चला गया और मिस्टर ऑनर अपने कमरे में ही उसी तरह आंख बंद करके लेटे रहे। शाम हो गई थी। जेक की मॉम ने उसका डिनर तैयार कर दिया था। जेक के पिता आज भी घर नहीं आने वाले थे क्योंकि वो किसी काम के सिलसिले से घर से बाहर गए हुए थे। वो अक्सर इसी तरह घर से बाहर रहा करते थे, इसीलिए अक्सर घर पर जेक की मॉम और उसके ग्रैंडपा अकेले ही रह जाते थे। जेक की मॉम घर को अच्छे से संभालती थी, पर ग्रैंडपा फिर भी अकेलापन महसूस करते थे। वो टीवी ज़्यादा देर तक नहीं देखते थे, ना ही उन्हें किसी तरह के खेल कूद का शौक़ था, इसलिए वो अक्सर अपने कमरे में बंद रहते थे, कुछ लिखते हुए या किसी तरह के नॉवेल्स पढ़ते हुए। जेक ने खाना खा लिया और उसके बाद वो फ़ौरन अपने ग्रैंडपा के कमरे की तरफ गया और उसने दरवाजे पर दस्तक दी। ग्रैंडपा, क्या आप जाग रहे हैं? ओह जैक, हाँ मैं जाग रहा हूँ। तुम अंदर आ सकते हो बेटा। हाँ, आप कैसे हैं? क्या आपकी तबीयत बहुत ख़राब है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी थकान है। तुम जानते ही हो, मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ। कितने दिन हो गए मैंने तुम्हें कोई कहानी नहीं सुनाई। हाँ, मैं भी कब से आपसे कोई कहानी सुनना चाहता था। तो क्या आप मुझे कोई कहानी सुनाने वाले हैं ग्रैंडपा? हाँ, ऐसा ही समझो। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। पता नहीं तुम उस पर विश्वास करोगे या नहीं।
जैक पर यह बिल्कुल सच्ची घटना है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। मैं ज़रूर विश्वास करूँगा ग्रैंडपा। मुझे यही उम्मीद थी। जानते हो, मैंने आज तक तुम्हें ये कहानी नहीं सुनाई क्योंकि तुम एक छोटे बच्चे थे तब, और मुझे लगा कि तुम इसे सुनकर ज़रूर डर जाओगे क्योंकि ये बहुत ही खौफनाक कहानी है बेटा। तब तो मैं इसे ज़रूर सुनना चाहूँगा। ठीक है फिर सुनो। आज से तकरीबन 30 या 35 साल पहले, जब तुम्हारे पिता तुम्हारी उम्र के थे, उस वक्त मुझे ट्रांसफ़र करके एक ऐसे बिहार इलाके में भेज दिया गया जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया था। मेरे साथ के कई लोग वहाँ पहले से रह रहे थे, कुछ तो कई सालों से। हम सभी मिलकर वहाँ अपना काम संभाला करते थे। अक्सर वहाँ लकड़ी के तस्कर और इसी तरह के गिरोह आ जाया करते थे, तो जानवरों को उनकी खाल के लिए मार दिया करते थे या फिर लकड़ियों को ऊंचे दामों पर बेचने के लिए चुरा लेते थे। हमारा काम होता था उनसे जंगल की रक्षा करना। अक्सर उनसे मुठभेड़ होती रहती थी, गोलाबारी, लड़ाई झगड़ा, ये सब कुछ चलता ही रहता था। मैं अपनी ज़िंदगी में पहले कभी ऐसे इलाके में नहीं गया था जहाँ इस तरह उत्पात रहता हो। वहाँ के सभी लोग इसके आदी हो चुके थे, पर मैं नहीं। इसलिए वो लोग अक्सर मेरा मजाक उड़ाया करते थे। पर उनमें से सिर्फ एक ही, मिस्टर टिम्बरलिन, सिर्फ वही थे जो मुझे सीरियसली लिया करते थे और मुझसे बात भी करते थे। वो देख नहीं सकते थे, उन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान ही अपनी आंखें गंवा दी थी उसी जंगल में। मैंने अक्सर उनसे पूछने की कोशिश की कि आखिर वो क्या वाक़या था जब उन्होंने अपनी आंखें गंवा दी, पर वो मुझसे खुल के कुछ बताते नहीं थे। उनके पास हर बार एक नई कहानी होती थी, इसलिए मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ कि आखिर उनकी सच्ची कहानी क्या है। कभी वो कहते थे कि एक भेड़िए ने अपने पंजों से उन्हें घायल कर दिया, तो कभी वो कहते थे कि उनकी आंखों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया था। मुझे आज तक नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ, और अगर वो सच था तो ज़रूर वैसा ही हुआ होगा। क्या क्या सच था ग्रैंडपा? आगे कहानी सुनो। ऐसा अक्सर होता था कि वहाँ लड़ाई झगड़ा चलता रहता हो, और इसीलिए महीने में कभी कभार हमें इंसानों की लाशें भी दिख जाती थी। ये उनके आपसी झगड़ों की वजह से होता था। पर कुछ लाशें ऐसी भी होती थी जिनकी हालत कुछ अजीब ही होती थी। उस बार हद हो गई जब हमें 4 लोगों का ग्रुप मिला। वो सभी लगभग आस ही पास मिले। उनमें से किसी की आंखें नहीं थी तो किसी की ज़बान गायब थी। समझ नहीं आया कि उनकी हत्या इस तरह किसने की होगी। हम सभी परेशान थे इस बात को लेकर। मिस्टर टिम्बरलिन हमसे सारी कहानियाँ सुनते और खामोशी से अपने चेम्बर में चले जाते। वो किसी भी तरह की कोई बात या किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं किया करते थे इन सब चीज़ों पर। हमें नहीं पता था कि ऐसा क्यों है। वो बहुत ही तटस्थ रहते थे इन सब चीज़ों को लेकर। उस रोज़ शाम के वक्त जब हम सभी अपने कैबिन में बैठे थे, तभी वायरलेस पे किसी का मैसेज आया। ये मैसेज उस वक्त नाइल सुन रहा था। हम सभी आराम कर रहे थे और उस समय ऑफिस में वही था। उसने हम सभी को बुलाकर इकट्ठा किया और उसने कहा कि उसे किसी ने फ़ोन किया और उसने कहा कि उसकी जान खतरे में है। उसने कहा आवाज़ बहुत कटी हुई थी और टूटी फूटी आवाज़ आ रही थी। कुछ ठीक समझ नहीं आया, पर वो जो भी था वो बहुत घबराया हुआ था।
और साथ ही साथ उसने किसी तरह की लाश की बात की थी। हमें समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। हम में से 2 लोग वहीं ऑफिस में रुके और बाकी लोग हमारी गाड़ी के साथ जंगल की तरफ चले गए। अक्सर उसी हिस्से में दुर्घटनाएं हुआ करती थी और इसलिए हम उसी हिस्से की तरफ गए। हमने अपने हथियार और अपनी टॉर्च अपने साथ ले रखी थी। अंधेरा हो गया था, हर तरफ झींगुरों की आवाज़ आ रही थी। उस जंगल में भेड़ियों की बहुत आबादी थी, इसलिए रह रह कर भेड़ियों की आवाज़ें और उल्लुओं की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये सब कुछ बहुत खौफनाक था। ठंड का मौसम था और तेज़ हवा चल रही थी, इसलिए हम सभी को थोड़ी ठंड महसूस हो रही थी। हम आगे बढ़ते बढ़ते जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए और हमारे हेड ने हमें रुकने का इशारा किया। उस वक्त मिस्टर टिम्बरलिन भी हमारे साथ थे। हम सब ने उन्हें बहुत रोका था पर वो नहीं माने और हमारे साथ आ गए। हम सबको फिक्र थी कि आखिर जब वो देख नहीं सकते तो फिर वो जंगल में हमारी मदद कैसे कर पाएंगे, पर वो नहीं माने। वो हमारे साथ आए और इसके बाद हमने उस हिस्से का मुआयना करना शुरू किया। हमने देखा जंगल के एक हिस्से में अजीब अजीब से ही दुर्घटनाएं हो रही थी। उस खास हिस्से में वहीं से अक्सर बिना आँखों और बिना ज़बान वाली लाशें बरामद होती थी। और आज भी हम जब उस हिस्से में गए तो वहाँ एक ताज़ी लाश नज़र आई। उसके ज़ख्मों से अभी भी खून रिस रहा था, पर वो मर चुका था। हमने आसपास तलाश करना शुरू किया उस इंसान के बारे में जिसने भी हमें वायरलेस पर मैसेज भेजा था। हम टॉर्च से इधर उधर रोशनी कर रहे थे, तभी हमें झाड़ियों में कोई चीज़ नज़र आई। और जैसे ही हमने उस पर टॉर्च की रोशनी डाली, वो गायब हो गई। हमें समझ नहीं आया कि वो क्या था, पर हमने उसका पीछा करना शुरू किया। हम सभी लोग उस बच्चे को ढूंढ रहे थे। कुछ दूर जाने पर हमें एक और लाश मिली। वो एक लड़का था, उसकी ज़बान गायब थी पर सांसें चल रही थी। वो बहुत बुरी तरह दहशत में था। हमने उसे उठाया और गाड़ी में बिठाया और हम में से एक उसे पास ही बने एक हॉस्पिटल तक लेकर गया। हम में से बाकी 3 वहीं रुके रहे। हमने और खोजबीन जारी रखी ताकि हमें पता चल सके कि वहाँ और कोई बचा तो नहीं है। मिस्टर टिम्बरलिन मेरे साथ ही काम कर रहे थे और हम में से एक गाड़ी के पास रुका था। टिम्बरलिन और मैं आपस में बातें कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, मिस्टर टिम्बरलिन, वैसे आपको क्या लगता है कि इस तरह से लाशें मिलना इस हफ्ते ये दूसरी वारदात है और आज तक हमें कोई ज़िंदा नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन करता होगा? किसी तरह का ये धार्मिक अनुष्ठान है या क्या यहाँ किसी तरह की ट्राइब्स रहती हैं? वेल, मेरा एक्सपीरियंस इस बारे में ना ही पूछो तो अच्छा। क्यों, कुछ तो कहिए। अगर मेरी बातों पर भरोसा कर सको तभी मुझसे कुछ पूछना। भरोसा कर सको, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये बच्चे कि मैंने बहुत साल यहाँ बिताए हैं। मेरी आंखें यूं ही नहीं चली गईं, पर जो मैंने देखा, जो मैंने सुना और जो मुझ पर बीती, अगर मैं तुम्हें सुनाऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगे। अच्छा, ऐसी कौन सी कहानी है? हाँ, है एक कहानी ऐसी है। हम जो करने आए हैं वो करते हैं। हाँ, क्या लगता है कि यहाँ उन 2 के अलावा भी कोई रहा होगा? हो सकता है, ढूंढते तो रहना ही होगा, पर कैसे? हमें नहीं पता कि वो कुल कितने लोग थे। हम कब तक उन्हें ढूंढेंगे जब तक वो हमें मिल नहीं जाते। आपकी बातें इतनी इतनी घुमाने फिराने वाली क्यों होती हैं? क्या बताऊं?
मेरी बातें ऐसी ही होती हैं, आप लोगों को समझ नहीं आती। तभी मैं कहता हूँ कि मेरी बातें तुम सुन नहीं पाओगे और समझ नहीं पाओगे। आखिर आपकी आंखें कैसे चली गई मिस्टर टिम्बरलिन? आज तो सच बताइए, अगर तुम सच सुनने की हिम्मत कर सको तो। ज़रूर, इस बार भी आपने कोई नई कहानी सोची होगी। हाँ, ऐसा हो भी सकता है। हम बातें कर रहे थे, तभी अचानक हमने सामने की झाड़ियों में कुछ आहट सुनी। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा भी। वो कोई अजीब सी ही चीज़ थी, पर मैं उसे ठीक नहीं देख पाया। मैंने उस पर टॉर्च की रोशनी डाली और वो चीज़ फिर से आंखों से ओझल हो गई। मिस्टर टिम्बरलिन ने फ़ौरन मेरा हाथ कस के पकड़ लिया और उन्होंने कहा, क्या था वो? आई डोंट नो सर, मुझे ठीक से नहीं दिखा। टिम्बरलिन, हो सकता है हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हों। मेरे ख्याल में हमें वापस चलना चाहिए। किस तरह की मुसीबत सर? ये मैं तुम्हें अभी नहीं समझा सकता, पर हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हम फ़ौरन उसी वक्त अपनी कार की तरफ गए। पता नहीं क्यों मिस्टर टिम्बरलिन इतनी हड़बड़ी में थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा था और तेज़ कदमों से चलते हुए उस दिशा में जा रहे थे जहाँ हमने अपनी कार खड़ी की थी। मुझे नहीं पता कि आखिर वो बिना देखे रास्ता कैसे समझ पा रहे थे, पर वो बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे थे। और हम कुछ ही देर बाद कार के सामने थे, और मैंने जो कार के सामने देखा वो बहुत भयानक था। वो हमारा साथी था, हमारा साथी चिन। चिन ज़मीन पर गिरा हुआ था और उसकी आंखों से खून की एक धार निकलकर ज़मीन पर गिर रही थी। वो बुरी तरह घायल था और ज़मीन पर पड़ा तड़प रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि अचानक उसके साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। इसका दूसरा भाग भी मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।